नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 3 जुलाई और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और रिवीजन करने के पहले आप लोग का काम है कि इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा हर उस विद्यार्थी तक जिसको एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेगमेंट नहीं मिल पाता है। ठीक है, अभी आपका आरओ का एग्जाम होने वाला है और आरओ वाले जो अभ्यर्थी हैं वो जुलाई माह के अफेयर्स को स्किप कर सकते हैं, चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनको आगे कोई एग्जाम देना है, राइट, पीसीएस का हो गया, अभी उसका जो है आएगा आपका एग्जाम, आपके क्या कहते हैं, ये क्या बोलते हैं उसका, बीपीएससी का, तो उन सब एग्जाम के लिए आप इसको देखते रहिए, छोड़िए मत, करंट अफेयर्स का भी मत छोड़िएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या कुछ हम लोग रिवीजन करेंगे। नंबर 1 पॉइंट, केंद्र सरकार ने पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी पराग जैन को भारत की विदेश खुफिया एजेंसी यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको क्या बोलते हैं, रॉ बोलते हैं, तो रॉ का क्या किया है, अभी हाल ही में इनको प्रमुख नियुक्त किया है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी 2025 राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस करिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस भी प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, और हूल दिवस दरअसल हर साल 30 जून को मनाया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई 2025 तक स्पेन, पुर्तगाल और ब्राजील की आधिकारिक यात्रा पर रही थी। ठीक है, बोनालू आप जानते होंगे, या बोनालू महोत्सव भारत के तेलंगाना राज्य विशेषकर हैदराबाद सिकंदराबाद क्षेत्र में मनाया जाने वाला क्या एक जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हिंदू त्योहार है, बोनालू त्योहार। ठीक है, याद रहेगा, प्रमुख त्योहारों के बारे में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। आइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है। याद रखिएगा, पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी स्पेशल का प्रश्न है, डेफिनेटली आप एग्जाम पूछा जा सकता है। ठीक है, डैम श्योर है। चलिए, कल हमने प्रश्न आपसे पूछा था, सभी लोगों ने इसका उत्तर सही दिया था। ठीक है, आइए, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, आप जानते हो कि राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस दरअसल 1 जुलाई को मनाया जाता है, 1 जुलाई को। ठीक है, तिथि 1 जुलाई है इसकी। पहली बार इसका आयोजन 1991 में हुआ था। ठीक है, उद्देश्य डॉक्टरों के योगदान को सम्मान देना, स्वास्थ्य क्षेत्र में उनकी भूमिका की पहचानना। डॉक्टर्स निश्चित तौर पर भगवान के दूसरे रूप कहे जाते हैं और निश्चित तौर पर कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही, लेकिन कुछ डॉक्टर दुष्ट भी होते हैं। ठीक है, कुछ डॉक्टर क्या करते हैं, नहीं दवाई देने की तभी इंजेक्शन कोच देते हैं, ग्लूकोज तभी चढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि ये हर पेशे में है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर के साथ में है। हालांकि डॉक्टर हमारे लिए बहुत ही अतुलनीय है अपने आप में, और जब कोई समझ में नहीं आता है तब कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, हमारे भगवान डॉक्टर, दूसरे भगवान। ठीक है, तो भगवान एक जो सबको पालता है, एक वो, और एक डॉक्टर के रूप में जो हमारे सामने होते हैं। तो हमेशा डॉक्टरों का सम्मान करना चाहिए, और डॉक्टर आपकी जिंदगी को बचाने का कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए पूजनीय है अपने आप, है ना। लेकिन कई लोग डॉक्टर लोग क्या करते हैं, कई डॉक्टर लोग जो है जबरदस्ती इंजेक्शन कोच देते हैं, लो ये भी दवाई खा लो ये भी दवाई खा लो। बहुत क्या बताया जाए, मुख्य कारण क्या है, डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में जो है, मुख्य कारण इसका क्या था, डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में दरअसल डॉक्टर दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, आज एक संस्था जो इसकी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। चलिए आइए, डॉक्टर दिवस किस प्रसिद्ध डॉक्टर की स्मृति मनाया जाता है, तो ये मनाया था, भी हमने जस्ट बताया आपको, डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में दरअसल इसको मनाया जाता है। IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में इसको मनाया जाता है। ठीक है, आइए, अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस, देखो सी होगा ना इसका उत्तर, हाँ ठीक है, अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स, महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या है ये, दरअसल कब मनाया जाता है, ये आपको मनाया था 29 जून को। 29 जून 2014 को स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट को पहली बार प्रकाशित किया गया था, जिसमें बृहद स्तर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की स्थिति का विश्लेषण किया गया था। आप जानते होंगे उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, बायोडायवर्सिटी के पॉइंट से क्या होता है, रिच होते हैं, जैव विविधता के, यानी कि जितने भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होंगे वो हमेशा क्या होंगे, बायोडायवर्सिटी के पॉइंट से रिच होंगे। जैसे आपके अफ्रीकन कंट्रीज, वहां पर क्या है, बायोडायवर्सिटी बहुत रिच है क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है अपने यहाँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, जहां जितनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी होती है वहां पर उतनी ही प्रकार के डिजीजेस भी कॉजेज होती हैं। आपने देखा होगा मोस्टली जो डिजीज होती हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज से आती हैं, ना, सुना होगा आपने। तो उसका रीजन क्या है, रिच बायोडायवर्सिटी है, रीजन उष्णकटिबंधीय जलवायु वहां की। ठीक है, चलिए, इसके बाद 14 जून 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर इस तारीख को आधिकारिक, यानी कि 14 जून, इसको क्या कहते हैं, ये जो आपका है क्या कहते हैं, 29 जून को एक प्रस्ताव को पारित कर इस तारीख को आधिकारिक रूप से उष्णकटिबंधीय दिवस घोषित करने का फैसला ले लिया। ठीक है, अब इसकी कुछ उद्देश्य हैं
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विविधता यानी कि जैविक, भौगोलिक, सांस्कृतिक को समाहित करना, इन क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, गरीबी, जलवायु आक्रामक घटनाएं, इनको सबको रोकना है अपने तरीके से कि इसमें परिवर्तन ना होने पाए, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को क्या करना है, रोकना है अपने यहाँ पे, मतलब कि ताकि इसमें वृद्धि हो सके। सतत विकास लक्ष्यों में इन क्षेत्रों की भूमिका को सशक्त बनाना है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होते हैं? ये क्षेत्र जो है पृथ्वी की सतह का लगभग 40% हिस्सा घिरे हुए हैं और दुनिया की 80% जैव विविधता को घर देते हैं। जैसा अभी मैंने आपको कहा ना कि उष्णकटिबंधीय जितने भी क्षेत्र होंगे वो बायोडायवर्सिटी से क्या होंगे, रिच होंगे। वही बात यहां लिखी है कि यह दुनिया की 80% जैव विविधता को घर देते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। इसके अतिरिक्त विश्व का लगभग अर्ध ऊर्जा जल संसाधन यहीं उपलब्ध है और इन क्षेत्रों में पानी की कमी भी एक संकट है अपने आप में। चुनौतियां हैं, यहां पर चुनौतियों के बारे में लिखा है, ठीक है, शहरीकरण हो गया, वनों की कटाई हो गई, पारिस्थितिक तंत्र का विनाश हो गया, ऐसे अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इन सब कारणों से जो है क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चुनौतियां हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को मनाया जाता है, ठीक बात है। इस दिवस की घोषणा पहली बार 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, ठीक बात है। दोनों कथन सत्य है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा, यही होगा? नहीं होगा ये, क्योंकि ए होगा। क्या लिखा है? यह दिवस की घोषणा पहली बार 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। अब देखो क्या ये पॉइंट सही था? नहीं सही था भाई जी, बस यहीं पर गलती आप कर देते हैं। ये देखो, ठीक है, क्या लिखा है यहां पर, याद आ गया? तो इसलिए पॉइंट वो वाला क्या है, गलत है, ये वाला पॉइंट ए वाला क्या है, सही है आपका। इसलिए कई बार कंफ्यूजन में आप उसको लगा देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देखने में बिल्कुल लग रहा है कि यार यही वाला पॉइंट एकदम सही होगा, लेकिन नहीं, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये वाला क्या है, कथन सही है, ये वाला आपका क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे, ये भी आप जानते होंगे, हर साल 30 जून को यह भी मनाया जाता है, ठीक है। और पहली बार इसे 2015 में मनाया गया था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो 30 जून 1908 यानी कि 1908 को साइबेरिया के टुंग्स्का क्षेत्र में एक विशाल क्षुद्र ग्रह, ठीक है, हवा में विस्फोट कर लगभग 2150 किलोमीटर स्क्वायर वन्य क्षेत्र नष्ट कर गया। यह अभी तक दर्ज इतिहास में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रहीय हादसा माना जाता है, ठीक है। इसके आगे 30 जून 2014 में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और उत्साहित व्यक्तियों ने पहली बार इसमें सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने का अभियान शुरू किया और फिर 15 में इसको बनाया गया पहली बार। 9 दिसंबर 2016 को यूएन महासभा ने प्रस्ताव पारित कर हर वर्ष 30 जून को इसे जो है आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में इसको घोषित कर दिया, ठीक है। चलिए अब आप बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 30 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, क्षुद्र ग्रह की बात अगर याद आ गई है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है ना सौरमंडल का जो चैप्टर है उसको पढ़ लीजिएगा, यहां से खूब प्रश्न पूछता है सौरमंडल का चैप्टर। टास्क है आपका, टास्क 1 यानी कि होमवर्क क्या है, जो सौरमंडल का चैप्टर है ना आपका, सौरमंडल के चैप्टर को क्या करना है, आपको पढ़ लेना है। यहां से खूब प्रश्न आपके एग्जाम पूछते हैं, कौन सा बड़ा ग्रह है, कौन किसका जो है परिक्रमा करता है, कौन सा भोर का तारा है, कौन सा सांझ का तारा है, ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। बिग बैंग थ्योरी वगैरह हो गया, ये सारा जो मैटर है आप लोग स्टार्टिंग के जो ज्योग्राफी का, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सेक्शन है ना आपका, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वहां से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम जरूर पूछता है, ओके, याद रहेगा पॉइंट। तो ये पूरा चैप्टर आप लोग क्या करिएगा, इसको रेडी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है भाई साहब। भूलिएगा नहीं, इसको रेडी कर लेना आपका टास्क, ठीक है। 2 कॉपी बना लीजिएगा, एक कॉपी बनानी कैसी आपको, एक कॉपी बनानी है आपको जो है, जो मैं टास्क देता हूं, होमवर्क देता हूं उसके लिए, और एक कॉपी बनानी है आपको पीसीएस मेंस के लिए। किसके लिए? पीसीएस मेंस के लिए, ताकि वहां पर आप जो चीजों को कर पाए। मैंने कल भी आपसे कहा था, हमारे करंट अफेयर्स की क्लास से ही लगभग प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे होंगे, आपने देखा भी है, मैंने विद प्रूफ उसको जो है आपने यूट्यूब पर कराया भी है ना, परसों नरसों मैंने उसको रिलीज करवाया था, तो आप जानते होंगे इस बात को। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक पॉइंट देखो यहां पर आप लोग कि हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 जारी किया गया है, यानी कि कुल कितनी यूनिकॉर्न कंपनीज हैं और भारत में कुल कितनी यूनिकॉर्न कंपनी है, किस देश में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनी है, ऐसे डेटा को यहां पर लिखा गया है। और यूनिकॉर्न कंपनी बनाने का आप जानते होंगे, और यूनिकॉर्न कंपनी बनाने का मेरा भी सपना है वैसे, ठीक है, खुद की एडटेक कंपनी। जब मैं पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला में था तो जिस दिन मैंने रिजाइन दिया, जिस दिन मैंने पीडब्ल्यू के बाहर एक कदम रखा, मैंने कहा यार अपन को ना यूनिकॉर्न बनानी है, एडटेक कंपनी बनानी है। देखते हैं सपना पूरा हो पाता नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप लोग का सहयोग रहा जरूर बनाया जाएगा, है ना।
तो यूनिकॉर्न कंपनी बनाने का सपना है, आपका भी हो सकता है, मेरा भी है, ठीक है। सपने को कहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग कहते हैं सपने कहो मत करो, अरे महाराज कहो यार, कहोगे तभी तो जिम्मेदारियों में भरे रहोगे। नहीं यार, कहा था तो करना है ना। देखते हैं कितना कर पाते हैं। लेकिन यूनिकॉर्न अपने आप में आजकल भारत में जब से स्टार्टअप तेजी के साथ हुआ है, इसके लिए इंडिया प्रोग्राम आगे बढ़ा तब से, और सरकार नई योजनाओं के लिए खूब वित्त पोषण देती है, तो ऐसे में कंपनियां और आगे गई। एडटेक कंपनियां तो खूब आगे निकल रही हैं आजकल, है ना। तो कुल 1523 यूनिकॉर्न्स वर्गीकृत किया गया है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। पिछले वर्ष से 70 अधिक है अब तक का उच्चतम स्तर है। रैंक दिया गया है, कौन कौन से रैंक है, किस नंबर पर यूनिकॉर्न की संख्या दी गई है और पिछले वर्ष से कितना वृद्धि हुई है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 758 यूनिकॉर्न है, चीन में 343 है, भारत में 64 यूनिकॉर्न है और यूनाइटेड किंगडम में 61 है। यानी कि थर्ड नंबर पे है आपका यूनिकॉर्न के मामले में, थर्ड नंबर पर आपका इंडिया आता है। ये बड़ी बात है आपके लिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा मुझे बताओ, जो यूनिकॉर्न कंपनीज होती हैं उनका टर्नओवर दरअसल कितना होता है, यानी कितने टर्नओवर पर वो कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी कहलाएगी। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, मुझे जरा इसको बताइएगा आप लोग प्लीज। इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं कितना जोर लगा पाते हो आप लोग, ठीक है। आइए, अमेरिका के पास लगभग 50% वैश्विक यूनिकॉर्न्स हैं टोटल। भारत तीसरे स्थान पर है, बताया हमने आपको। प्रमुख स्टार्टअप केंद्र जो है कौन कौन से, बेंगलुरु में 7 है, मुंबई में 22 है और गुरुग्राम में 27 है। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है अपने आप में, ठीक है। चलिए, अच्छा एक पॉइंट, बेंगलुरु 7वें स्थान पर है, ठीक है। ये स्थान दिया गया किस किस स्थान पे है, ठीक है, किस किस नंबर पे है प्रमुख स्टार्टअप केंद्र में। और जैसे यहां पर शहर की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को में 199 यूनिकॉर्न है अपने आप में, न्यूयॉर्क 142, बीजिंग 75, बेंगलुरु 7वें स्थान पर है, भारत में शीर्ष है, मुंबई वैश्विक रूप में 22 पर है, गुरुग्राम 27 पर पहली बार शामिल किया गया इसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर दिए गए हैं, शहरवार प्रमुखता बताई गई है इसकी। सीस यूनिकॉर्न वैल्यूएशन की बात करें तो स्पेस एक्स दुनिया का सबसे कीमती यूनिकॉर्न है, ठीक है, ये यहां पर लिखा हुआ इसका डेटा। और ओपन एआई दूसरे स्थान पर आता है, सबसे वृद्धि तेज जिसने की है, और बाइटेडेंस जो है ये तीसरे स्थान पर आता है। तो ग्लोबल लेवल पर ही आपसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आपसे पूछ सकता है कि कौन सी कंपनी जो है टॉप में आती है, ठीक है। चलिए, देश और आपका ये कंपनी का नाम, और भारत में कौन टॉप पे है यही पूछ सकता है। बेंगलुरु नंबर 1 पे है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार किस देश के पास सर्वाधिक यूनिकॉर्न है? सिंपल सी बात है, अमेरिका के पास है। अभी हमने आपको जैसे बताया 700 समथिंग यूनिकॉर्न इसके पास है। ये देखो हमने डेटा यहां पर आपको दिया हुआ है, ये डेटा हमने आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 129 अरब डॉलर पहुंच गया है। बड़ी बात है अपने आप पे। उठा पटक भी चल रही भाई साहब जो है भारत और अमेरिका के बीच में, टैरिफ आदि को लेकर कई सारे मुद्दों पर, लेकिन व्यापार में कुछ कमी नहीं आई है। अभी कई सारी रिपोर्ट भी जारी की गई, उसमें कहा गया है कि भाई इतनी उठापटक होने के बाद भी इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी अपने आप पे। सोचो, ये बड़ी बात है अपने आप में, है ना। तो 2014 में भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 129 अरब डॉलर पहुंच गया है, जिसमें भारत ने 45.7 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष यानी कि ट्रेड सरप्लस दर्ज किया है। फरवरी 25 में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने मिशन 500 की शुरुआत की थी, जिसके तहत 2030 तक भारत अमेरिका व्यापार को बढ़ाकर 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, बिल्कुल इसको आपको बिल्कुल भूलना नहीं है कि कब तक का टारगेट रखा गया है, ठीक है। क्या? मिशन 500, ये पॉइंट आपको रखना है, याद रखें। 2030 तक भारत अमेरिका व्यापार को बढ़ाकर 500 अरब डॉलर जो है करना है। तो ये बड़ी बात है अपने आप पे, ठीक है। 129 अरब डॉलर भी फिलहाल पहुंचा हुआ है, ठीक है। चलिए, और ये घोषणा मोदी जी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान हुई थी, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पर लिखी गई है। और अभी अमेरिका ने हाल ही में स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ दोगुना कर 50% कर दिया है, जिससे भारत के निर्यातकों को बड़ा झटका लगा है। भारत इस मुद्दे को WTO ले जा रहा है कि भैया संभालो, कुछ मामला गलत हो रहा है ना। देखते हैं क्या होता है। चलिए, बाकी कुछ एक पॉइंट यहां पर और दिए गए, क्या क्या बातें यहां पर लिखी गई हैं, और ये पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, मिशन 500 की शुरुआत भारत और अमेरिका ने 2024 में की थी, जिसका उद्देश्य 2030 तक व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाना है। बिल्कुल सही बात है। यह घोषणा द्रौपदी मुर्मू की अमेरिका की न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान हुई थी। नहीं भाई साहब, पीएम मोदी की, है ना। तो यह कथन हो गया रॉन्ग। कौन सा असत्य है? यही असत्य है, केवल 2, यानी कि बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए, भारतीय द्वारा घर भेजे गए धन में, ठीक है, क्या है? भारतीयों द्वारा घर भेजे गए धन में वित्त वर्ष 2023-24 में 14% की वृद्धि दर्ज की गई है अपने आप में। यानी कि जो विदेश में जो लोग काम करते हैं
वो लोग जो पैसा भेजते हैं उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। और इस मामले में यानी कि कोई व्यक्ति क्या है, विदेश में रह रहा है, ठीक है, विदेश में रह रहा है और ये आपका सुंदर सा प्यारा सा देश से क्या, भारत है। अब यहां से चंगू भाई साहब हैं, ठीक है, चंगू भाई साहब हैं, ये देखो बढ़िया से मस्त से हैं, बाल काले करो पहले इनके, ये बात ठीक, बाल काले हैं इनके, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक, बढ़िया से हैं, कपड़ा पहन रखा है बढ़िया से इन्होंने, और बढ़िया ये कमाते हैं, कोई कंपनी है यहां कमाते हैं, इनके पास खूब सारा पैसा आ गया, खूब मोटा मोटा पैसा आ गया। अब ये क्या कर रहे हैं, भारत भेज रहे हैं। तो अब जितने भी लोग हैं बाहर कमाने वाले लोग, ठीक है, ये भाई साहब इनका नाम क्या है, इनका नाम है ढोंढे काका, इनका नाम है ढोंढे काका। ढोंढे काका कमा रहे हैं कहां पर, विदेश में, अमेरिका में कमा रहे हैं पैसा, खूब पैसा कमा रहे हैं ढोंढे काका जी, और ये जो है भारत में क्या कर रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं। तो अब ऐसे मामले में क्या हुआ है कि जो विदेशों में जो यानी जो प्रवासी भारतीय हैं जो, वो क्या कर रहे हैं, धन खूब भेज रहे हैं, और इस मामले में भारत नंबर 1 पर है। यानी कि जिस जो रिमेट्स है, रिमेट्स मतलब जो कि भारत के लोग जो बाहर रहते हैं वहां से जो पैसा हमारे यहां पर आता है, इस मामले में भारत नंबर 1 पर हो गया है, ये सोच लो आप, ठीक है। वैसे भी पॉपुलेशन तो खूब जाता है इंडिया की, और हमारे यहाँ के लोग बाहर काम भी करते हैं, तो बाहर काम करते हैं तो ये भाई साहब जो है यहाँ पर पैसा इंडिया में क्या करते हैं, खूब भेजते हैं। पैसा कहां पर भेजते हैं, इंडिया में खूब भेजते हैं अपने आप में, ठीक है। तो उस मामले में हम पहले स्थान पर आ गए हैं अभी हाल ही में, ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। यानी कि अभी हाल ही जो आंकड़ा अभी आरबीआई का आया है उसके अनुसार जो है विदेशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा घर भेजे गए धन में वित्त वर्ष 23-24-25 में 14% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो रिकॉर्ड 130.46 अरब डॉलर हो गई है। विदेश में काम करने वाले भारतीयों ने 2024 में रिकॉर्ड 129.4 बिलियन डॉलर अपने घर भेजे, जिसमें अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 36 बिलियन डॉलर का अब तक का सबसे अधिक जो है इनफ्लो शामिल है अपने आप पे। तो ये बड़ी बात है, खूब पैसा भेजा जा रहा है, नहीं लोग कमा रहे हैं विदेशों में खूब ज्यादा, ठीक है। विश्व बैंक के अर्थशास्त्रियों द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार भारत 2024 में रेमिटेंस के लिए प्राप्तकर्ता देशों की सूची में सबसे ऊपर है और 68 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर, और मौजूद मैक्सिको से काफी आगे है, ठीक है। तो मैक्सिको से आगे नंबर 1 पर यह आ गया है, ठीक है। चीन की अगर बात करते हैं, चीन 48 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर आता है, यानी कि पहले भारत, फिर मैक्सिको, फिर चीन, है ना। उसके बाद 40 बिलियन डॉलर के साथ फिलीपींस, और 33 बिलियन डॉलर के साथ में क्या आएगा, आपका पाकिस्तान का स्थान है। यानी कि पहले आएगा आपका भारत, ठीक है, फिर क्या आएगा आपका, आएगा मैक्सिको, क्या आएगा, मैक्सिको, ठीक है, फिर आपका आएगा क्या, चीन, फिर क्या आएगा आपका, चीन के बाद जो आएगा आपका जो है फिलीपींस, क्या आएगा, फिलीपींस। फिलीपींस में खूब पैसा आ रहा है बाहर जो, ठीक है, फिलीपींस, ठीक है, और फिर आएगा आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान के लोग भी खूब कमा रहे हैं बाहर पैसा, ठीक है। पाकिस्तान में तो वैसे भी नहीं है कुछ खाने को, तो क्या करेंगे, बाहर ही जाएंगे ना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट यहां पर देखे गए हैं, इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा, बड़ी अच्छी बात है। ये 5 कंट्री आप इसके नाम 1 2 3 4 5 कंट्री के नाम, 5 कंट्री के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में भेजे गए रेमिटेंस की कुल राशि लगभग कितनी है, ये आपको बताना है। अभी हमने लास्ट में भी बताया कि कुल कितनी राशि है, ये आपका बी वाला ऑप्शन, यानी कि आपका 130.46 अरब डॉलर जो है, और भारत क्या है इस मामले में पहले स्थान पर है, ठीक है। चलिए, रेल वन मोबाइल ऐप अभी हाल ही में जो है रेल यात्रियों की डिजिटल सुविधाओं को देने के लिए लॉन्च किया गया। यानी यहां पर आप जो है अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट जो है बुक कर सकते हैं 3% जो है क्या कहते हैं डिस्काउंट के साथ में। इसके अलावा आप जो है कुली वगैरह बुक कर सकते हैं, और बहुत प्रकार कैटरिंग की सुविधा और बहुत प्रकार की सुविधा जो एक ही सिंगल ऐप से आप जो है ले सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है अपने आप। क्या नाम है इसका, रेल वन मोबाइल ऐप, ठीक है। तो अश्विनी वैष्णव जी ने 1 जुलाई को जो है इसको लॉन्च किया है। यह लॉन्च कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में संपन्न हुआ, जो रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र CRIS की 40वीं स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए, बाकी यहां पर उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन और iOS दोनों पर चलेगा अपने आप पे, है ना। और इसमें जो है लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, शिकायत निवारण, ई कैटरिंग, कुली बुकिंग और कई सारी जो है सुविधाएं आपको यहां पर मिल सकेंगी एक साथ में। तो ये बढ़िया है,
एक एप्लीकेशन है आपके पास और रेलवे की सुविधाओं को आप करिए। बाकी जो आप आईआरसीटी की साइट से जो है आप जो बुक करते थे ना टिकट वगैरह, वो वहीं से होगा, यहां से नहीं होगा। अब आप बताइए कथन 1 कथन 2, रेल वन ऐप केवल एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। नहीं भाई साहब, एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर है। यह ऐप यात्रियों को प्लेटफॉर्म टिकट पर छूट भी प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, कथन 2 केवल सही है आपका, यानी कि बी इज द राइट आंसर, है ना, ये तो होगा। ठीक है, भारत को प्रतिष्ठित 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी सौंपा गया अपने आप में। यह बड़ी न्यूज है अपने आप में, अच्छी बात है। भारत को प्रतिष्ठित 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी सौंपा गया है। अहमदाबाद को इस आयोजन का स्थल भी चुना गया है। इसे अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर स्थापित करता है। ठीक है, अहमदाबाद। और अभी अहमदाबाद जो है चर्चाओं में भी रहा है, आप जानते होंगे क्यों चर्चाओं में था। ठीक है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स एक द्विवार्षिक यानी कि हर 2 साल में आयोजन होने वाला है, होता है ये, और इसकी शुरुआत होती है 1985 में। ठीक है, ये जो आप देख रहे होंगे। चलिए, अब तक इसके 20 संस्करण हो चुके हैं, जिसमें से अमेरिका में 8 बार, कनाडा में 5 बार, यूरोप में 4 बार, ब्रिटेन में 2 बार और चीन में 1 बार यह हुआ। और अब होगा, कब होगा? भारत में होगा। तो यह बड़ी बात है अपने आप में, है ना। यह खेल पुलिस, अग्निशमन, आपातकालीन चिकित्सा सेवा, आपदा सेवा और अन्य फर्स्ट रिस्पॉन्स के लिए आयोजित किए जाते हैं। भारतीय पुलिस की टीम ने पहली बार 2007 में एडिलेड में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में भाग लिया था। तब से लेकर अब तक भारत ने इन खेलों के लिए 8 संस्करणों में भाग लेकर कुल 14 से अधिक जो है पदक जीत चुका है। अब पहली बार होगा जब भारत इसकी मेजबानी करेगा, है ना। सबसे हालिया 20वें संस्करण का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2023 के बीच में कनाडा के विनिपेग में हुआ था, जिसमें भारतीय पुलिस के 133 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर के 343 पदक जीते थे, जिनमें 224 जो है स्वर्ण था, 82 रजत था, 37 कांस्य पदक था। तो ये डेटा भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि मेजबानी इस बार कर रहा है ना, तो पूछ सकता है कि 2023 में जो ये मेजबानी 2023 में जो पार्टिसिपेट किया गया था भारत की तरफ से, उसमें कुल कितने पदक आए थे और कौन कौन से कितने आए थे। तो ये डेटा और ये डेटा आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट यहां पर लिखे गए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो तुरंत क्या करिए, आप टिक लगा लीजिए फट से इंपॉर्टेंट का। ठीक है, तुरंत लगा लीजिए टिक इंपॉर्टेंट का। ठीक है, वैसे तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं, नो डाउट, लेकिन जिसको मैं कहा करूं कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको आपको एकदम से घोलना है ऐसे और पी जाना है अंदर। ठीक है, चलिए अब बताइए, ये सारे पॉइंट यहां पर दिए गए हैं, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। चलिए, भारत को वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी किस शहर में करने का अवसर मिला है, अभी हमने जस्ट आपको बताया। अगर इस प्रश्न को नहीं पढ़ोगे तो मोस्टली आप उत्तर नई दिल्ली लगाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है, अहमदाबाद होगा। ठीक है, चलिए अब आज आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। कौन सा ऐसा देश है जिस महाद्वीप में जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, आप बता देंगे। यानी कि क्षेत्रफल के पॉइंट से पूछ रहा है ना, इंडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है, क्षेत्रफल वाला मामला पूछ रहा है, तो बताइएगा कमेंट करके। अच्छा प्रश्न है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी ये पीसीएस का बैच चल रहा है, आप जानते होंगे, डेली में इसके बारे में बता ही रहा हूं। अगर आपका टारगेट 2026 का होगा आरओ का, 25 का एग्जाम देना होगा आपको पीसीएस का, या 26 का पीसीएस का एग्जाम देना होगा, यूपीएससी की 4 पेपर की तैयारी भी इसी से हो जाएगी। इस कोर्स को आप ले सकते हैं, इसमें प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों अवसरों की तैयारी साथ में कराई जाएगी। इसके अलावा पीसीएस प्री का पीवाईक्यूज, मेंस का पीवाईक्यूज आपको साथ में कराया जाएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं मुख्य परीक्षा की, वह भी कराए जाएंगे आपको, और मेंटरशिप गाइडेंस जो कुछ भी आपको होगा वो मिलेगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हमारे होंगे, बाइलिंगुअल आपको नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी प्री प्लस मेंस की, डेली क्विज मिलेगा आपको, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। कोई डाउट होता है आप लिख सकते हैं, जो है भेज सकते हैं हमके लिख करके, भाई सर ये हमें दिक्कत है, इसका आप सोल्यूशन बता दीजिए। इसके अलावा आप कुछ भी लिखेंगे उसका भी आप लोग को उत्तर जो है मिल जाया करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो आपको मुझे बतानी थी। और अगर आप जो है इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं, तो ऐसे में आपकी फीस भी रिफंड कर दी जाएगी। 18 महीने का कोर्स है, 7-8 महीने में कोर्स हमारा वाइंड अप हो जाएगा। इसके अलावा इसमें सीसीआरटी के भी अलग से क्लासेस चलेंगे और हिंदी और निबंध की भी क्लासेस में अलग से चलाई जाएंगी। ठीक है, ये सारी बातें आपको हमने इसमें बताई हुई हैं। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। तो अब आपके सामने प्रश्न है, महासागरीय धाराएं क्या हैं, यानी कि ओशनिक जो करंट होती हैं वो कौन सी होती हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लिखिएगा, अक्सर यहां पर प्रश्न आप एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो आइए आज का ये क्लास हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बहुत देर तक क्लास नहीं थी, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए।
थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।